तो पिछले वीडियो हमने फेराइड कोड तक देखा था। अब इस वीडियो हमारा काम क्या है कि हमको टोराइड वाला ट्रांसफार्मर देखना है। तो टोराइड बेस का ट्रांसफार्मर आपको ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा एम्पलीफायर के अंदर। एम्पलीफायर जो आप नॉर्मली जो ऑडियो के एम्पलीफायरिफिकेशन के लिए यूज होता है डीजे मशीन के अंदर, आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर भी कोर होता है, लेकिन आपको कोर जो है दिखेगा नहीं, एक कोर के ऊपर ही पूरे वाइंडिंग को लपेटा रहता है। और आपको ज़्यादातर अभी आप स्टेबलाइजर के अंदर भी आ गया है ये सब चीज़ें। तो स्टेबलाइजर के अंदर भी कैसा होता है, ये मजबूत हो जाता है। जब ये कॉइल यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, स्टेबलाइजर मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है हम लोग स्टेबलाइजर के अंदर भी आजकल यूज़ करने लगे हैं कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। आपको जानते हो कि जो स्टेबलाइजर होता है उसका काम क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ा के उसको फिक्स करके रखना, और ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो कट ऑफ हो जाता है। तो एक तरह का प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर को यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर ये ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कट ऑफ सर्किट के लिए। तो यहाँ तक जो है आप देख सकते हो कि टोराइड बेस जो होता है यही कॉइल है जो कि एक गोलानुमा आकार है इसका, और इसके अंदर जो है आप देखिए कितने टाइप के ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा। आप देखते होंगे एक होता है पावर बेस्ड ट्रांसफार्मर, जो कि आप जहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, जो कि पावर के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो कम मात्रा में बनता है, और उसको एम्पलीफिकेशन या बोल सकते हो बढ़ाने के लिए जो है स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं ताकि वोल्टेज को बढ़ा सके। उसके बाद में आता है हमारा सिंगल फेज वाला ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर आपको सिंगल फेज के लिए यूज़ किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और नॉर्मली ये एक खम्भे के अंदर आप देखोगे कि वो लगा रहता है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पहले इसके अंदर इनपुट होगा, फिर बाद में आपके आउटपुट आपके घर तक आता है, और एक खंभे के अंदर ऐसा लटका दिया जाता है। नॉर्मली आप गांव में देखे रहोगे तो ये आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आप देखे होंगे, जैसे आप अभी होम थिएटर चल रहा है उसमें देख लीजिए, पहले कलर टीवी के अंदर भी लग के आता था ये, जो कि 230 वोल्ट से सीधा 12 वोल्ट कन्वर्ट कर लेता था, जो अपना सादा टीवी होता था उसके अंदर। और दूसरा बहुत जगह ऐसे नॉर्मली आप देखोगे हर एक चीज़ में आपको स्टेप डाउन वाला आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। और जो स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर होता है वो आपको इन्वर्टर अंदर देखने को मिलेगा, इन्वर्टर के अंदर और आपके स्टेबलाइजर के अंदर आपको ये ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ या तो आप आयरन कोर का बनाइए या तो फिर आप टोराइड बेस्ड से बनाइए, तो दोनों आपको स्टेबलाइजर या फिर आपको इन्वर्टर के अंदर ये भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर जो जैसा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन कोर वाला मतलब एक लोहे का कोर होगा, उस टाइप का ट्रांसफार्मर देखिए इसके सराउंड एरिया में एक आयरन मतलब लोहे का एक प्लेट बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपको वाइंडिंग को लपेट दिया गया है। ये हो गया फेराइड बेस्ड ट्रांसफार्मर, जिसको हम अपने पावर सप्लाई में यूज़ करते हैं SMPS के अंदर, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के अंदर, क्योंकि इसको हाई फ्रिक्वेंसी पे हमको स्विचिंग कराना पड़ता है। बाकी ये सब जो है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम करने वाले हैं। बस यही एक ऐसा है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जो कि किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज जो भी है उसके ऊपर ये काम करता है। इसके अंदर वाइंडिंगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लपेटे नंबर ऑफ टर्न्स होते बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के, लेकिन इसके अंदर हम नॉर्मल रखते हैं क्योंकि इसको रीसेट होना भी जरूरी होता है एक सर्टेन टाइम के बाद। ऐसे आप 3 फेज ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, जो कि 3 फेज ट्रांसफार्मर किस तरह से है, जैसे आपका 13,000 kV का वोल्टेज आपके इधर आता है, उसके बाद इस ट्रांसफार्मर पे आके ये जो है आपका इस ट्रांसफार्मर आके वो सिंगल फेज या 2 फेज 3 फेज जैसे आपको कन्वर्ट चाहिए उस तरह से आपका कन्वर्ट करके देखता है, ठीक है। लेकिन इनपुट इसका क्या रहता है, 3 फेज रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी एक ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसके अंदर आपको मल्टीपल वाइंडिंग लिखा के रखा हुआ है। ये इसका हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया इसका सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में आपको नंबर ऑफ टर्न्स लपेट के रखे हुए जो कि कोर से आपको लगा हुआ है। जितना ज़्यादा वाइंडिंग आप कोर से लगा के रखोगे उतना वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा और एम्पियर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब सपोज करिए कि ये 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, ठीक है। जैसे आपने एक फ़ैन है आपके पास, फ़ैन, तो फ़ैन के अंदर आपको अगर फ़ैन के अंदर आप देखते हो रोटरी स्विच आप घुमाते हो या स्टेबलाइजर के अंदर देख लेते हो कि आपको स्टेबलाइजर से कट ऑफ करते आप जैसे ही रोटरी स्विच घुमाते हो तो वोल्टेज बढ़ता है और कम होता है। तो बिल्कुल वो इसी तरह के बनाया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से और यहाँ तक का रेजिस्टेंस कम रहेगा, फिर जैसे जैसे आप 4 नंबर पर करोगे तो आपका रेजिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते जाएगा तो मतलब इसके साथ में जो कोर देखिए, जैसे यहाँ पर आपने लगा के रखा है
तो सिर्फ आपको इतना ही दूर का जो रेजिस्टेंस जो कॉइल है उतने दूर का ही आपका जो लिंक है किसके साथ में, कोर के साथ में, तो यहाँ का वोल्टेज जो है कम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से आपने देखा और यहाँ तक देखेंगे तो आपका कॉइल जो है बहुत कम लिंक है, तो यहाँ पर समझ करो कि 1 पे रहने पे आपको 5 वोल्ट मिला। ठीक है, यहाँ पर रखने से आपको 5 वोल्ट मिल गया, AC मिलेगा, DC नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब यहाँ पर दूसरे नंबर जाओगे तो ये डिस्टेंस फॉलो कर लीजिए, तो अब इतना कॉइल जो है इस कोर के साथ में लिंक है, तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 नंबर पे आपको 15 वोल्ट मिल जाएगा, 20 इसके बाद 4 नंबर पे आपको 20 वोल्ट मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका कोर जो कॉइल है वो कोर के साथ में लिंक करेगा उतना ही ज़्यादा आपको वोल्टेज और एम्पियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का विवरण पूरा, जिसके अंदर आपने देखा कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, कितना टाइप का ट्रांसफार्मर है, और ये जैसे नंबर सेंटर टाइप वाला किस तरह से यूज करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ट्रांसफार्मर इनपुट जो है AC लेता है और आउटपुट भी इसका AC होता है, कभी भी ये आउटपुट इसका DC नहीं होगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर AC इनपुट लेगा और AC आउटपुट देगा वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके। ठीक है, वो DC में कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है। अच्छा, अब हमारा एक का और भी होता है एक रिले। रिले आपने देखा होगा, रिले बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक में। किसी भी AC लाइन को कट ऑफ करने के लिए हम रिले का यूज़ करते हैं। तो रिले आप जान सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, जिसके अंदर कैसा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन के किसी स्विच को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट होता है वो लाइव हो जाता है। जैसे अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर टोटल कितने लेग हैं, टोटल लेग देखिए आप कितना हो गया, लेग इसके अंदर 5 लेग हैं। तो इसमें से एक जो होता है एक लेग जो है NC रहेगा, बाकी के 4 लेग आपके वर्किंग में रहेंगे। अब कैसे, अब किसी में जो है पाँचों लेग का यूज़ करेंगे और किसी में सिर्फ 4 लेग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नॉर्मली आपको एक इंडक्टर कॉइल के अंदर लगा गया है। अब देखिए ये कॉइल है, बनाया हुआ है, तो आपको मालूम है कि किसी कॉइल में से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग एरिया में जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर हम जैसे कि एक कॉइल है, इसके अंदर से अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो इसके सराउंडिंग एरिया में आपको क्या मिलेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। अगर इसके ऊपर हमें क्या करेंगे, एक सुई लगाते हैं, सुई रखते हैं, ठीक है, किसी से बांध के सुई रखते हैं, तो जब ये इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, सुई को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, सुई को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसी बेस पे हम क्या करते हैं, रिले को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने वोल्टेज को इन कराया, ठीक है, I करंट दे दिया और वोल्टेज क्या रहेगा V, ये वोल्टेज है, ये करंट एम्पियर में। तो इसके जब भी हम देंगे तो इसके सराउंडिंग एरिया में क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये जो सुई यहाँ पर पहले ही टच है वो यहाँ पर स्विच हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर स्विच हो जाएगा और हम अपना लोड किसके साथ में लगाएंगे, इसके साथ में। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, समझ में आया, 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके थ्रू एक LED को लगा दिया, लाइट या फिर बोल सकते हैं सल्लम बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब जब ये जो सुई है यहाँ पर रहेगा तो ये क्या लिखा है, NC, नॉर्मली नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये नॉट कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने इसके अंदर से वोल्टेज पास किया, इसको यहाँ पर ये स्विच कर लिया, मतलब खींच लिया अपनी तरफ। तो जब ये खींचेगा इसको तो यहाँ से जो है वोल्टेज का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। तो बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या कह दिए, तो प्लस, ये हमारा लाइट इमिटिंग डायोड है, ये पॉजिटिव साइड है, इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। तो एनोड पे हम क्या दिए प्लस और कैथोड पे हम क्या देंगे माइनस। लेकिन माइनस का सर्किट यहाँ पर ओपन है। ठीक है, माइनस सर्किट यहाँ पर क्या है, ओपन है, और जब इसको यहाँ पर हम स्विच कराएंगे तब जाके यहाँ से इसको माइनस मिलेगा और यहाँ से इसको प्लस मिलेगा, तब जाके ऑन होगा। समझ में आया। ऐसे इसी बेस पे हमारा जो है रिले काम करता है।
तो अगर आप देखेंगे मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के रिले आपको मिल जाएंगे जो आपके एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास जगह कम है तो आप ये रिले यूज़ कर सकते हो, जगह ज़्यादा है तो अच्छा वाला रिले आप ये सब बड़े रिले यूज़ कर सकते हो। तो अपने हिसाब से, लेकिन काम करने का तरीका इसका एक ही है। अब ये जरूरी नहीं कि आप 12 वोल्ट पे ही स्विचिंग कराओ, आप कितने वोल्ट पे स्विचिंग करा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर एसी दे दिया, आपने क्या किया, यहाँ से एसी इन करा दिया और आपको एसी यहाँ से आउट लेना है। ये इन हो गया और ये आपका आउट हो गया। तो एसी लाइन पे भी आप काम करा सकते हो। जैसे आपको फ़ैन घुमाना है, कुछ भी करना है, तो आपने एसी यहाँ पर दे दिया। आपका जो फ़ैन है, ये देखिए, ये आपका फ़ैन है, इसको आपको घुमाना है। एक साइड से आपने इधर सप्लाई दे दिया है और एक आपने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, एक इस साइड में इसका डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद में आपको दूसरे साइड में आपको जब भी ऑन कराना है, जैसे ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका हो गया फेस, ठीक है, ये आपका हो गया फेस। तो कभी भी आपको जब इसको ऑन कराना, न्यूट्रल आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, फेस को आपको कटआउट कराना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा फेस को ही आपको कटआउट कराना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रल कटआउट कराते हो तो कभी भी आपको शॉक मार सकता है, इसीलिए हमेशा फेस को ही कटआउट कराओ। अब दूसरा एक डिवाइस आता है हमारा ऑप्टो कपलर, और उसमें दो टाइप के हैं, एक फोटो कपलर है, ऑप्टो कपलर है, ठीक है। तो जो फोटो कपलर है वो किसके ऊपर है आपका, उसके अंदर दो, एक फोटो डायोड रहेगा, एक एलईडी रहेगा, ठीक है। ये आपका फोटो डायोड हो गया, ये आपका एलईडी हो गया। फोटो डायोड मतलब कि उसका जो डायोड जो है चालू होगा कब, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तब। और फोटो ट्रांजिस्टर ऑप्टो कपलर में हमेशा कैसा रहता है, उसके ऊपर एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा एक एलईडी होता है। तो नॉर्मली हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे टीवी में, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ऑप्टो कपलर, और ये है फोटो कपलर। नॉर्मली एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया था, लेकिन हमको यूज़ करना नहीं इसको है। बस आप जानते रहिए कि फोटो कपलर भी होता है और ऑप्टो कपलर भी होता है। तो ये हमारा है जो कि डायोड से ही बना है ये, उसके अंदर एलईडी होगा और फोटो डायोड होगा, यहाँ पर एलईडी होगा और फोटो ट्रांजिस्टर होगा। जहाँ एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टो कपलर। और ये भी एक ऑप्टो कपलर जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या यूज़ किया हमने, रिसीव के लिए डायोड यूज़ किए, ठीक है, फोटो डायोड। अब इस सब का सर्किट किस तरह से काम करेगा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कितने फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, देख लीजिए। ये हो गए 8 लेग के, लेकिन इसका कन्फिगरेशन आप देख ले सकते हो कि कन्फिगरेशन किस तरह से बनाया है। ये आपका हो गया 4 लेग वाला, ये आपका हो गया 6 लेग वाला, ये आपका 8 लेग वाला, ये आपका मल्टीपल लेग वाला। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको उसका डेटा शीट निकालना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पिन पे आपका एलईडी लगा है और कौन से पिन पे आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, समझ में आया। तो जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा और आपको चेकिंग करने में आसानी होगा। जैसे आपको अगर नॉर्मली हम डायोड चेक करते हैं, अगर डायोड को हम चेक करना है तो हमको वो, जैसे कि हमने ये हमारा समझो कि डायोड है, ठीक है। अगर हमको डायोड चेक करना है तो जो मल्टीमीटर का डायोड को रेंज पे रखना है और यहाँ पर आपको प्लस का रखना है एनोड पे और कैथोड पे आपको माइनस का प्रॉब रखना है। तो इसका जो डोपिंग होता है उसका रजिस्टेंस दिखाएगा आपको रजिस्टेंस दिखा सकता है 250 ओम से लेके आपको 450 ओम तक दिखा सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। अगर इसका डोपिंग ज़्यादा रहेगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ सकता है। आपको किस में चेक करना है, डायोड रेंज में या फिर ओम्स रेंज में आपको चेक कर सकते हो। तो ज़्यादातर डायोड रेंज में सब चेक करते हैं, डायोड रेंज में आपको इस तरह से दिखाना होगा। लेकिन आप अगर रिवर्स करते हो, जैसे कि इसको एनोड कर देते हो और इसको कैथोड, मतलब कि इसके ऊपर प्लस रखोगे और इसके ऊपर माइनस रखोगे, तो आपको ये अगर इसके ऊपर हमने माइनस रखा और इसके ऊपर प्लस रखा मल्टीमीटर का प्रॉब, तो ये कभी भी आपको रीडिंग शो नहीं करेगा। ये जाता है इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट मतलब कोई भी रीडिंग आपको शो नहीं करेगा। अगर ये शो कर दिया कोई भी रीडिंग तो आपका ये डायोड जो है वो ख़राब है, इतना ध्यान रखिए। इसीलिए कभी भी इसको हम कब चेक करते हैं, कैसे, प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर माइनस, मतलब एनोड के ऊपर प्लस कैथोड के ऊपर माइनस रखने से अगर ये रीडिंग शो कर रहा है तो ये सही है, अगर नहीं शो करता तो ख़राब है। आगे हमने इसका चैप्टर देखने वाले हैं।
अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप सर्किट देख सकते हो कि एक सर्किट बनाया हुआ है फोटो कपलर का यूज़ करके, ठीक है। आप सर्किट समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर इसने 5 वोल्ट की सप्लाई दिया है किसको, ऑप्टो कपलर को, ठीक है, या फोटो कपलर। देखिए यहाँ पर ये एक पैकेज है, समझ में, पैकेज है। तो पिन नंबर 1, 2, 3 और 4 इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, समझ में। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दे दिया है 5 वोल्ट और यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया। अब ये एलईडी ऑन हो जाएगा क्योंकि प्लस को प्लस मिल गया और माइनस को माइनस में एलईडी ऑन हो गया। जब एलईडी आपका ऑन हो गया तो इसके ऊपर लाइट पड़ गया और जो यहाँ पर 12 वोल्ट पड़ा हुआ था वो 12 वोल्ट सीधा इस रास्ते से होके ये ट्रांजिस्टर पे आएगा, ये ट्रांजिस्टर पे आएगा। अब इस ट्रांजिस्टर एनपीएन लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कभी भी हमको इमीटर को रेफरेंस मानना है। इमीटर पे जो वोल्टेज पड़ा है अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आएगा, इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगा उसको क्रॉस करेगा। हर एक डिवाइस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। जैसे ट्रांजिस्टर का थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट है तो इससे ज़्यादा वोल्टेज देने पे ही वो ऑन होगा, उससे कम वोल्टेज रहेगा तो वो ऑन नहीं होगा। तो इसको आपको ओवरकम करना है, मतलब इसको आपको ढका देना है, समझ में। तो आपको क्या करना है पहले कि अभी देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट दिया है, अब 12 वोल्ट यहाँ से आएगा लेकिन बीच में रजिस्टेंस लगा है। अब बीच में जो रजिस्टेंस लगा है वो हाई वैल्यू को लगा रहेगा ताकि अगर 12 वोल्ट डायरेक्ट ही इसके बेस पे आएगा तो ये उड़ा देगा। तो इसके ऊपर रजिस्टेंस लगा है ताकि यहाँ का वोल्टेज जो है कम से कम नहीं तो आपको 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट का ही आए, क्योंकि ये रजिस्टेंस पूरा ड्रॉप लगा देगा, ठीक है। जब यहाँ पर ड्रॉप लगेगा और यहाँ पर सप्लाई आएगा 2 वोल्ट रहेगा तो लेकिन जीरो है यहाँ पर, 2 वोल्ट जीरो से कभी भी ज़्यादा होता है और ये ट्रांजिस्टर को करेगा ऑन, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर को जब ऑन करेगा तो यहाँ पर जो मैग्नेट जो कॉइल लगा हुआ है जो कि के से डिनोट किया है वो हो जाएगा ऑन, मतलब कि इसके अंदर जो है करंट प्रवाह होने लगेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब उसकी वजह से होगा क्या कि जो यहाँ पर पड़ा जो सुई था, ठीक है, जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा था उसको अपनी तरफ पुल करेगा और पुल करे मतलब यहाँ पर देखो क्लोज कर दिया है। ये देखो यहाँ पर दिया है ना, ये इस तरह से ऐसा क्लोज किया है। पहले यहाँ पर एक ऐसा कैपेसिटर सा बना है, बाद में उसको ऐसा क्लोज कर दिया है। तो यहाँ से इस तरह से आके आपका जो लोड है यहाँ पर वो लोड कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई कट कर देंगे तो ये काम करना बंद करेगा और यहाँ पर वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। तो ये एज अ ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर आके ऐसा यहाँ पर रुक जाएगा। अगर आगे कोई चीज़ नहीं है, आगे कोई जाने का रास्ता नहीं है तो यहाँ भी 12 वोल्ट है और यहाँ भी 12 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रायग यूज़ किया है, आप बोल सकते हैं ड्रायग यूज़ किया है। इसके अंदर भी आपको एसी लाइन के यहाँ पर 2 बनाया है, देखिए यहाँ पर 2 बनाया है, ये भी बिल्कुल एज इट इज काम करेगा, ठीक है। अब एक और आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक लाइन में TL431 जो कि आपको फीडबैक के लिए यूज़ होता है। तो फीडबैक के लिए हम ऑप्टो कपलर पढ़ लिए, अभी हम पढ़ लेते हैं TL431। तो ऑप्टो कपलर का आप सीन समझ लीजिए, कभी भी जब सेकेंडरी साइड में ये लगा रहता है, जो एलईडी पोर्शन होता है वो हमेशा सेकेंडरी साइड में रहता है, तो सेकेंडरी साइड में लगा रहता है। कभी भी आप जब चेक करोगे तो एक साइड में सप्लाई इसका ज़्यादा और एक साइड में सप्लाई इसका कम रहना चाहिए। अगर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 का सप्लाई इक्वल है तो आपको ये डायोड जो है काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ का 5 वोल्ट है, यहाँ पर 4 वोल्ट है या 3 वोल्ट है, समझ लेना आपका एलईडी अंदर जल रहा है, तो आपका आगे का सर्किट काम करेगा। अगर यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, तो आपका आगे का सर्किट काम नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर TL431 ये यूज होता है वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए। जैसे आप सेकेंडरी साइड में SMPS यूज कर रहे हो, सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है 5 वोल्ट, तो इसको एक रेफरेंस वोल्टेज दिया जाता है, वो रेफरेंस वोल्टेज पे हमारा आगे कार्यक्रम चलता है, ठीक है। और ये क्या था, वोल्टेज को कंपैरेटर इंडिकेटर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और वोल्टेज एडजस्टेबल वोल्टेज रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जिनर रिप्लेसमेंट, जिनर जो डायोड होता है, जिनर डायोड, तो उसको इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जिनर डायोड भी हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स वोल्टेज के लिए और इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग फिक्स वोल्टेज के लिए। तो किसने लिखा है यहाँ पर, तो जिनर डायोड है उसको इसने रिप्लेस कर दे, ठीक है।
और एडजस्टेबल करंट रेफरेंसिंग, तो वोल्टेज और करंट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका सर्किट देखिए, ये इसका सर्किट है। तो आपको अलग अलग पैकेज में मिलेगा, आपको 8 लेग के अंदर भी मिलेगा, 3 लेग के अंदर भी मिलेगा, और इसके अंदर इस तरह से आपको दिया रहेगा कि इसके अंदर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि इसके नेगेटिव को जो वोल्टेज है वो रेफरेंस करा दिया जाता है। अब यहाँ का वोल्टेज जो होता है ये फिक्स है, ये इसको कभी भी जो आपका एनोड का वोल्टेज है, जो आपका एनोड है, कभी भी आपका रेफरेंस वोल्टेज जो है यहाँ पर दिया जाता है, और ये 2.5 वोल्ट रेफरेंस भी बनाया है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज डिफाइन कर दिया जाता है, अगर उससे वोल्टेज ज़्यादा होता है तो ये ऑन कर देता है, किसको? ये ट्रांजिस्टर को, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसका सर्किट यहाँ पर बनाया गया है, जिसके अंदर एक जीना डायोड का सिंबल यूज किया हुआ है इस तरह से। ये एक जीना डायोड का सिंबल है, आगे हमारा डायोड चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा। अब देखिए इसको देखो, ये आपका इनपुट है, ये आपका वीके लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको एक वोल्टेज को इसको रेफरेंस कराना है, ताकि उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हो तो ये सीधा ही शट ऑफ कर देता है, मतलब कट ऑफ कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 431 को यूज़ करते हैं हम लोग वोल्टेज रेफरेंसिंग के लिए, ताकि अगर आपका पावर सप्लाई में जब हम लगाते हैं सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अगर हाई हो जाता है तो ये क्या करता है, कट ऑफ करता है, या लो हो जाता है तो क्या करता है, कट ऑफ करता है। किसको? ये जो एलईडी यहाँ पर जल रहा था इसको, क्योंकि ये लगा रहता है, इसके साथ ही लगा रहेगा, ठीक है। पिन नंबर 1 और 2 के साथ में ये लगा रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हो आप कि 12 वोल्ट इनपुट कराया है, और यहाँ पर 431 लगा के एक रेफरेंस करा दिया गया है, ठीक है। यहाँ से इसी लाइन में से एक वोल्टेज को इसके पिन नंबर 1 के साथ में इसको रेफरेंस करा दिया गया है, ठीक है। ये कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ग्राउंड करना है, जैसे यहाँ से आपका 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से आपको 12 वोल्ट आ रहा है। अब उस 12 वोल्ट को कितना ग्राउंड करना है, जैसे वहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ पर हमको जैसे 12 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब 12 वोल्ट से इस एलईडी को कितने इंटेंसिटी के साथ ग्लो कराना है, जैसे अगर हम डायरेक्ट पूरा ग्राउंड करेंगे तो फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो होगा, ठीक है। अगर हम कम करेंगे तो ये कम ग्लो होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज को दे दिया ज़्यादा, अब ज़्यादा दे दिया तो ये ज़्यादा अमाउंट वोल्टेज को ग्राउंड करेगा। तो जैसे यहाँ 12 वोल्ट है, तो अगर ज़्यादा किया ग्राउंड तो यहाँ पर 12, वहाँ पर 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। तो 1 वोल्ट के अमाउंट में एलईडी जो है आपका ग्लो होना स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को कम करता हूँ, ये वोल्टेज कम करता हूँ, तो जो यहाँ का वोल्टेज आ रहा है उसको कम ग्राउंड करेगा। तो अगर यहाँ 10 वोल्ट हुआ तो 2 वोल्ट के एलईडी के साथ में आपका ये इंटेंसिटी जलेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर वोल्टेज और कम और बढ़, यहाँ का वोल्टेज और कम करता हूँ तो और कम ग्राउंड करेगा, तो 3 वोल्ट के साथ में जलेगा। तो ये आपका क्या करेगा, कितना वोल्टेज को ग्राउंड करना है इसको वही आपको इंडिकेट करके बताएगा, समझ में आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेफरेंसिंग के लिए ये यूज हो रहा है कि कितना वोल्टेज यहाँ पर रखना है वो ये डिसाइड करेगा। और हम इसके साथ में जो रजिस्टर लगा रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रजिस्टर लगा रहते हैं, इसका वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट हमने पढ़ा था उसी हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ का वोल्टेज कैसे डिसाइड होगा, इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे अब जैसे कि हमको मालूम है कि ये कितना है 3.9 किलो ओम्स, 3.9 किलो ओम्स का है। इसका वैल्यू कितना है, ये रजिस्टर का वैल्यू दिया है, ये 15 किलो ओम्स का है, 15 किलो ओम्स का है, ठीक है। तो अब हम वोल्टेज डिवाइड सर्किट से मालूम पड़ सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो 12 वोल्ट इनपुट है, 12 वोल्ट कितना है इनपुट है, तो 12 वोल्ट इनपुट ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, पी आउट क्या होता है, जो आपका ये रजिस्टर लगा है तो 3.9 इंटू 12, चलिए वी आउट इक्वल टू 3.9 गुणे 12 और यहाँ पर कितना है 15 और 3 18,
15 3 18 18.9। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, आपको ये वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा। समझ में आया? तो यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा वो ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा। अगर इसका वोल्टेज आपको कम ज़्यादा करना है तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको घटाना पड़ेगा। जैसे सेकेंडरी साइड में आपको वोल्टेज ज़्यादा कम चाहिए तो ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको कम ज़्यादा करके देखना है। अगर आपको सपोज करो कि 12 वोल्ट आपका आउटपुट ना आके कम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 11 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको घटा बढ़ा के आपको वोल्टेज 12 ला सकते हो। या तो ये घटाइए या तो ये घटाइए, ठीक है, घटाना बढ़ाने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कभी कभी पावर सप्लाई हमारा फॉल्ट नहीं मिलता है प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं इसी रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटा बढ़ा के वहाँ पर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो ला देते हैं। और ऐसे ही आपको हाथ से अगर यहाँ टच करोगे हाथ से तो आपको वोल्टेज कम होते दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर हाथ से ऐसा टच किए, ठीक है, यहाँ से जब आप हाथ टच करोगे तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा। अब ये रजिस्टर लगा है, आपने हाथ का रजिस्टर दिया तो 3.9 के की जगह पे वो 2.9 या फिर 1 किलो ओम्स का ही रजिस्टर है। तो जब यहाँ का हमने ऐसा हाथ रख दिए तो क्या होगा, तो यहाँ का वोल्टेज जो है घट जाएगा। समझ में? तो यहाँ का वोल्टेज जब घट जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ का वोल्टेज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ जो ग्राउंड है वो कम करने लगेगा, तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना 11 वोल्ट हो जाएगा या 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने की वजह से वोल्टेज जो है आपका घट जाता है। अगर यहाँ का वैल्यू बढ़ा दोगे तो यहाँ का वैल्यू कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो यहाँ का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर आता है वो डायोड का आता है। डायोड में आपने देखा होगा दो टाइप के आपको डायोड नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा कि डायोड में जो है दो टाइप के मटेरियल से मिलके बनते हैं, पी टाइप्स और एन टाइप्स। ठीक है, और बीच में उसका होता है डिप्लीशन रीजन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका डायोड है जिसके अंदर दो टाइप के मटेरियल हमने यूज़ किया है, पी टाइप और एन टाइप, और बीच में आपका क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन। अच्छा, ये डिप्लीशन रीजन आपका जितना कम रहेगा, जितना ये डिप्लीशन रीजन आपका कम रहेगा उतना आपको मल्टीमीटर से चेक करोगे उतना ही कम रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा मल्टीमीटर पे। जैसे अगर आपने डायोड रेंज पे चेक किया इसको, तो अगर इसका डिप्लीशन नैरो है मतलब कम है तो आपको 159 मतलब कि 159 दिखा सकता है, 180 दिखा सकता है, ठीक है, 190 दिखा सकता है, 200 दिखा सकता है। तो जितना इसका नैरो रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम, जितना ये बॉर्डर रहेगा ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको ओम्स ज़्यादा दिखाएगा। अगर ये चौड़ा है तो आपको 400 ओम्स दिखा सकता है, 400 ओम्स दिखा सकता है, या फिर 800 ओम्स दिखा सकता है, मतलब इन बिटवीन रह सकता है। 400 से लेके 800 ओम्स तक दिखा सकता है। जो ट्रांजिस्टर के होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ट्रांजिस्टर कभी भी 700 के ऊपर ही आपको दिखाएगा, उससे कम नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर हम चैप्टर पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो रीजन है वो नॉर्मली दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, तो ना ही कम किया है ना ही ज़्यादा। अगर इसको सिंबल में देखें तो डायोड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जो आपको सर्किट में रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपको सर्किट में हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसका सिंबल जो है, सर्किट जो सिंबल है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जो जिस पे आपको ऐसी लाइन नहीं लगी है, ऐसी लाइन नहीं बनी है, वो आपका निगेटिव, मतलब उसको बोलेंगे कैथोड। जिस पे लगी है उसको हम बोलेंगे कैथोड, और जिस पे नहीं लगी है उसको हम बोलेंगे एनोड। समझा? तो ये बात ध्यान रखिए। तो कभी भी हम जो वोल्टेज को इन कराते हैं तो हमेशा एनोड की तरफ इससे इन कराते हैं, कैथोड से हम क्या करते हैं, आउट ले लेते हैं। कभी भी रिवर्स में नहीं जाएगा। रिवर्स में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लाइन मारा हुआ है, इसके आगे नहीं जाने देगा, रोकेगा वो। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आपको हमेशा इसको किस तरह से लगाना है, फॉरवर्ड बायस में लगाना। फॉरवर्ड बायस मतलब यहाँ पर आपका वोल्टेज कभी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर आपका हमेशा निगेटिव रहेगा। इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और एनोड को आपको प्लस देना है, कैथोड को आपको माइनस देना है। ऐसे ही चेक करते समय भी मल्टीमीटर को आपको हमेशा प्लस वाले में प्लस देना है और माइनस वाले से माइनस, तो ही आपको ये ओम्स दिखाएगा। अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको ओम्स नहीं दिखाएगा। अगर रिवर्स में भी आपको ओम्स दिखाया तो समझ लेना वो जो है खराब डायोड है। ठीक है,
अच्छा, अब हम दो टाइप के इसके मटेरियल जो बनाते हैं